hormones. Dr. Place Academy will also help you in your assignments. We also offer a variety of courses, and we also collaborate with different platforms, including the live classes and the recorded lectures for different topics. Meet the founders of Dr. Place Academy, the president, Dr. Mohammad Huzaifa, and the CEO, Dr. Syed Noor Abbas Zaidi. Now, ladies and gentlemen, today we are going to learn about the complications of end-stage liver disease. That is the complications of liver cirrhosis. But before going to the complications of liver cirrhosis, first of all, you should know about the term the liver cirrhosis, that what is the liver cirrhosis. Liver cirrhosis क्या होती है आपको पता होना चाहिए ताकि फिर हम जो है वो complications पर आएं. तो liver cirrhosis क्या है? Basically, liver cirrhosis represents an advanced stage of fibrosis of the liver that may lead to multiple complications. Cirrhosis क्या होती है कि भाई repetitive injury अगर liver को हो रही है, repetitive injury liver को हो रही है, कैसे liver को injury हो रही है? Multiple causes है. अगर तो कोई inflammatory cause है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो chronic viral hepatitis आ जाती है PNC, autoimmune hepatitis आ गई, ठीक है. कोई congenital cause है जैसे विल्सन्स डिजीज है या हीमोक्रोमेटोसिस है या अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है. या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है जैसे अल्कोहल या मेडिकेशन. तो ये सब क्या करती है? दिस विल लीड टू दी लिवर इंजरी. जब मुस्तकिल लिवर को इंजरी होगी, रेपिटेटिव लिवर इंजरी होगी, तो क्या होगा कि बेसिक पैथोलॉजी का प्रिंसिपल ये है कि जब रेपिटेटिव इंजरी होती है किसी भी ऑर्गन को, बॉडी के किसी भी पार्ट को, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास स्कारिंग होती है, ठीक है. क्या होती है? स्कारिंग इज फॉलोड बाय द फाइब्रोसिस. और फाइब्रोसिस जब एडवांस स्टेज पे चली जाती है तो दैट एडवांस स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस इज नोन एज लिवर सिरोसिस, ठीक है. जिसमें लिवर सिरोसिस हो गई है, इतनी फाइब्रोसिस हो गई है कि लिवर बिल्कुल ही काम नहीं कर रही. तो फिर लिवर किस में चली जाती है? फिर लिवर सिरोसिस कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करता है. अब यहाँ पर आप डायग्राम में देखें, इस डायग्राम के अंदर आपको पहले तो नॉर्मल लिवर दिखाई है, ठीक है. इसमें आपको पहले तो नॉर्मल लिवर दिखा दी, फिर उस लिवर में जो है ये आपकी नॉर्मल लिवर है. लिवर के नॉर्मल लिवर में स्कारिंग हुई, स्कारिंग के बाद उसकी फाइब्रोसिस हो गई, ठीक है. एडवांस फाइब्रोसिस हुई जिसको आपने सिरोटिक लिवर का. और फिर वो सिरोटिक लिवर जो है वो एंड स्टेज सिरोसिस पे गई जिसमें उसने कॉम्प्लिकेशन डेवलप की जिसको यहाँ पे मैंने क्या कहा है? हेपाटोसेल्युलर कार्सिनोमा. तो ये हमारे पास है पैथोलॉजी ऑफ सिरोसिस की, सिरोसिस कैसे बनती, कैसे कॉज होती है. इसके बाद हम जो है हमारे मेन टॉपिक पर जाएंगे जो कि है हमारी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लिवर सिरोसिस, ठीक है. अब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लिवर सिरोसिस के अंदर हमारे पास कितनी कॉम्प्लिकेशंस है? ये 6 कॉम्प्लिकेशंस है जो कि पोर्टल हाइपरटेंशन, esophageal varices, hepatic encephalopathy, spontaneous bacterial peritonitis, ascites और hepatorenal syndrome. अब ये कॉम्प्लिकेशंस आपने ऐसे समझनी है कि आप इसमें से 3 चीज़ें आपको इसकी आनी चाहिए. एक तो आपको इसकी डायग्नोसिस आनी चाहिए, ठीक है, कि आप इसको पेशेंट में डायग्नोस कर सकें इस कॉम्प्लिकेशन को कि भाई लिवर सिरोसिस ने कॉम्प्लिकेशन डेवलप की है. दूसरा, आपको रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करनी आनी चाहिए, ठीक है, कि हम इस कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड ये जो है वो इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे. और फिर आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए कि अगर आपके पास पेशेंट इस कॉम्प्लिकेशन से आएगा तो आप उसको किस तरह से मैनेज करोगे. ये 3 चीज़ें आपको आज इसमें से ये समझ कर जानी है कॉम्प्लिकेशंस में से. पहली कॉम्प्लिकेशन हमारे पास आ गई पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है. अब पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है? पोर्टल हाइपरटेंशन की सिंपल डेफिनेशन ये है कि इंक्रीज इन द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विद इन द पोर्टल वीनस सिस्टम, ठीक है. पोर्टल वीनस सिस्टम के अंदर आपके हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बढ़ने को हम कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन. अब जब पोर्टल हाइपरटेंशन होता है तो देयर इज बैकअप ऑफ फ्लो एंड प्रेशर. जब भी आपके पोर्टल वीनस सिस्टम के अंदर आपका ब्लड फ्लो और प्रेशर बढ़ेगा तो वो सारी वेजल्स जो कि आपकी पोर्टल वेन के अंदर खुलती हैं वहां पर उनका बैकअप ऑफ फ्लो और प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है. अगर आपका बैकअप ऑफ फ्लो और प्रेशर ईसोफेजियल वेजल्स के अंदर बढ़ेगा, बैकअप ऑफ फ्लो और प्रेशर इन द ईसोफेजियल वेजल्स बढ़ेगा तो दिस विल लीड टू दी वेराइसिस. आप डायग्राम को पे फोकस करें, डायग्राम पे ईसोफेजियल वेराइसिस का दिखाया हुआ है, ठीक है. तो
अगर इंक्रीज इन प्रेशर, बैकअप ऑफ फ्लो एंड प्रेशर इन द किसके अंदर हो रहा है, ईसोफेजियल वेजल्स के अंदर हो रहा है, तो दिस विल लीड टू ईसोफेजियल वेराइसिस। अगर आपका ये बैकअप ऑफ फ्लो एंड प्रेशर स्प्लीनिक वेन में होगा तो दिस विल लीड टू दी स्प्लीनोमेगली। स्प्लीनोमेगली इज दी इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, ठीक है। अगर आपका बैकअप ऑफ फ्लो और प्रेशर रेक्टल कोलेटरल वेजल्स के अंदर हो रहा है तो दिस विल लीड टू दी हेमरॉइड्स। इसके रिजल्ट में क्या होगा, हेमरॉइड्स होगा, जिसमें पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट करता है, लोअर जीआई ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हमारा पोर्टल हाइपरटेंशन का कॉन्सेप्ट है। पोर्टल हाइपरटेंशन क्या है, इंक्रीज इन द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विद इन द पोर्टल वीनस सिस्टम, जिसकी वजह से बैकअप ऑफ फ्लो और प्रेशर अगर ईसोफेजियल वेजल्स में होगा तो दिस विल लीड टू ईसोफेजियल वेराइसिस, जिसके रिजल्ट में फिर ब्लीडिंग होगी। अगर स्प्लीनिक वेन में होगा तो दिस विल लीड टू स्प्लीनोमेगली, और अगर रेक्टल कोलेटरल वेजल्स में होता है तो दिस विल लीड टू हेमरॉइड्स, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन को आप ऐसे समझें कि दिस इज द रूट कॉज ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशंस। जो आपके आगे जितनी हम कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे ना, उसका जो रूट कॉज है वो पोर्टल हाइपरटेंशन ही आपकी आगे की जितनी कॉम्प्लिकेशंस है उसको लीड कर रहा है। तो इसीलिए इसका आपको अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। अब हमारी सेकंड पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ लिवर सिरोसिस आती है, दैट इज द ईसोफेजियल वेराइसिस, ठीक है। ईसोफेजियल वेराइसिस, इसमें पेशेंट ऑफन प्रेजेंट्स विद हीमाटीमेसिस एंड और मेलिना। पेशेंट आपका कैसे प्रेजेंट करता है, हीमाटीमेसिस के साथ या फिर मेलिना के साथ प्रेजेंट करता है। व्हाट इज हीमाटीमेसिस? हीमाटीमेसिस आपके पास होती है ब्लड इन वॉमिटिंग, और मेलिना क्या होता है, मेलिना इज दी ब्लड इन स्टूल। ब्लड इन स्टूल को हम कहते हैं मेलिना, और ब्लड इन वॉमिटिंग को कहते हैं हीमाटीमेसिस। ईसोफेजियल वेराइसिस कैन बी वेरी स्कैरी, पेशेंट ऑफन प्रेजेंट विथ मैसिव जीआई ब्लीडिंग। इसके अंदर इतनी ये खतरनाक हो सकती है कि जीआई ब्लीडिंग क्या होगी, बहुत ज्यादा जीआई ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो आगे और कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकता है, हाइपोवोलीमिया में जा सकता है, पेशेंट आगे शॉक में जा सकता है और फिर उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन आपको याद रखनी है। आपको अगर प्रेजेंटेशन याद होगी तो आप इसको डायग्नोज कर सकेंगे, ठीक है। पेशेंट की प्रेजेंटेशन क्या होगी, या तो वो हीमाटीमेसिस के साथ आएगा आपके पास, या मेलिना के साथ आएगा, और मैसिव जीआई ब्लीडिंग हो सकती है, यानी बहुत ज्यादा भी हो सकती है। अब इसके की एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, पेशेंट ऑफन रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन एंड स्टेबलाइजेशन। हम उसको सपोर्टिव केयर देंगे। कैसे सपोर्टिव केयर देंगे, उसको फ्लूइड रिससिटेशन करेंगे और ट्रांसफ्यूजन करेंगे। उसकी बॉडी में हाइपोवोलीमिया हो रही है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो हमने फ्लूइड रिससिटेशन किया, और ज्यादा अगर हो गया है तो फिर हम उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड पे अपर जीआई एंडोस्कोपी करते हैं, जो कि क्या है, डायग्नोस्टिक भी है और थेराप्यूटिक भी है। हम इसी के थ्रू डायग्नोसिस भी करते हैं इसकी अपर जीआई एंडोस्कोपी के थ्रू, और इसी के थ्रू इसकी थेराप्यूटिक यानी इसकी ट्रीटमेंट भी करते हैं। डायग्नोसिस ऐसे करते हैं कि आप यहाँ पे इस पिक्चर पे आप फोकस करें। ये पिक्चर जो है ये हमने पेशेंट की एंडोस्कोपी की है, जिससे हमें ये एंडोस्कोपिक व्यू दिखा रहे हैं। आपको किसका व्यू दिखा रहे हैं, ये हमें ईसोफेजियल वेराइसिस का एंडोस्कोपिक व्यू है, जिसमें आपको क्या नजर आ रहा है, डायलेटेड एंड टॉर्चस वेजल्स नजर आ रही हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द ईसोफेगस, ठीक है। क्या नजर आ रहा है, डायलेटेड एंड टॉर्चस वेजल्स नजर आ रही हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द ईसोफेगस, और वो इतनी डायलेट हो गई है, इतनी टॉर्चस हो गई है कि उसमें आपको बाज जगहों पर देखें ब्लीडिंग भी हो रही है, ठीक है। तो ब्लीडिंग भी शो हो रही है यहाँ पे, और डायलेटेड टॉर्चस वेजल्स भी शो हो रही हैं। किस पे कैसे शो हो रही है, अपर जीआई एंडोस्कोपी। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो डायग्नोस्टिक मॉडलिटी ऑफ चॉइस है, वो क्या है, अपर जीआई एंडोस्कोपी, जिसके थ्रू हमने डायग्नोस किया, और थेराप्यूटिक यानी ट्रीटमेंट भी इसको इस्तेमाल करते हैं। हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इसको यूज करते हैं ताकि इसकी ट्रीटमेंट भी कर सकें, ठीक है। इसी के थ्रू जो है वो बैंड लाइगेशन करके हम इसको बंद करते हैं। इसके बाद तीसरा काम क्या कर सकते हैं, हम स्प्लेंचनिक वेजो कंस्ट्रिक्टिंग मेडिकेशंस दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। स्प्लेंचनिक वेजो कंस्ट्रिक्टिंग मेडिकेशंस दे सकते हैं, जिसमें क्या आ जाती है, ऑक्ट्रियोटाइड आ जाती है, ठीक है। ऑक्ट्रियोटाइड का क्या काम है, ऑक्ट्रियोटाइड का काम ये है कि ये एक स्प्लेंचनिक वेजो कंस्ट्रिक्टिंग मेडिकेशन है, जो कि वेजो कंस्ट्रिक्शन करके ब्लड फ्लो टू द ईसोफेजियल एरिया को रिड्यूस कर देगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो हो रही है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऑक्ट्रियोटाइड का मैकेनाइजेशन क्या है, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करके ब्लड फ्लो टू द ईसोफेजियल एरिया को रिड्यूस करेगी, जिसकी वजह से हम ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास एंटीबायोटिक, इसकी ट्रीटमेंट में ये है कि हम एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हैं फॉर एसपीपी। अब चूंकि जीआई ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग के साथ साथ इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, जिसमें एक इन्फेक्शन है जिसका नाम है एसबीपी, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस एसबीपी को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक में हम सेफ्ट्रियाक्सोन या नॉरफ्लॉक्सासिन पेशेंट को देते हैं
ताकि ये जो हमारे पास इन्फेक्शन हो रहा है, ये जो हमारे पास इन्फेक्शन हो रहा है, ये इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट हो जाए। ठीक है, ब्लीडिंग के साथ साथ जो इन्फेक्शन हो रहा है उससे प्रिवेंट करने। इसके बाद हमारे पास थर्ड जो है वो कॉम्प्लिकेशन है किसकी, लिवर सिरोसिस की, जो कि है हेपाटिक इंसेफेलोपैथी। हेपाटिक मींस लिवर, हिपा का मतलब होता है लिवर, इंसेफेलोपैथी का मतलब होता है ब्रेन डैमेज। ठीक है, तो लिवर से रिलेटेड ब्रेन डैमेज को हम कहते हैं हेपाटिक इंसेफेलोपैथी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आगे लिखी है, कॉग्निटिव चेंजेस so caused due to the buildup of toxins that are normally cleared and processed by the liver। ठीक है, लिवर का नॉर्मली काम क्या होता है कि वो बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। जब भी आप कोई ड्रग लेते हो या कोई टॉक्सिन बॉडी में चला जाए, कोई ड्रग्स जाए, तो वो उसको डिटॉक्सिफाई करती है, बॉडी से रिमूव करती है। ठीक है, जब लिवर काम नहीं करेगी, जब लिवर फेलियर में पेशेंट बंदा चला जाएगा, तो ये जो ड्रग्स होंगी ये बॉडी से नहीं निकल सकेंगी, जिसकी वजह से बॉडी में जमा होंगी और अल्टीमेटली वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में एंटर हो जाएगी। जब वो ब्रेन में एंटर होंगी तो वो क्या करेगी, सीएनएस डिसफंक्शन करवाएगी, जिससे पेशेंट कैसे प्रेजेंट कर सकता है, सिम्टम्स से क्या होंगे, सिम्टम्स रेंज फ्रॉम माइल्ड कंफ्यूजन टू दी कोमा। ठीक है, पेशेंट कंफ्यूजन डेवलप करेगा, मेंटल चेंजेस डेवलप करेगा, और ये किस में जा सकता है, पेशेंट कोमा तक में जा सकता है। ठीक है, आप यहाँ पर जरा इसके सिम्टम्स देखें। इस पिक्चर के अंदर क्या, इस पिक्चर में एक सिम्टम दिखाया है जिसमें हैंड जो है वो शेक कर रहा है, दिस इज नोन एज एस्टेरेक्सिस। ठीक है, एस्टेरेक्सिस का मतलब होता है फ्लैपिंग फीमर्स। ठीक है, ये साइन है आपके पास इम्पेयर्ड अटेंशन की, सीएनएस डिसफंक्शन है जिसकी वजह से फ्लैपिंग फीमर्स हो रहे हैं, एस्टेरेक्सिस हो रहा है। सही है। अच्छा, अब इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है, इसकी डायग्नोसिस होती है, डायग्नोसिस इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम। हेपाटिक इंसेफेलोपैथी के पेशेंट क्या कि आपको अच्छी हिस्ट्री लेनी आनी चाहिए और आपको उसका एक प्रॉपर फिजिकल एग्जाम करना आना चाहिए। ठीक है, हम इसमें कोई यहाँ पे ब्लड टेस्ट नहीं करवाते। एक जमाना था जब हम ब्लड टेस्ट करवाते थे, सिर्फ अमोनिया लेवल्स चेक करते थे। ठीक है, हम सिर्फ अमोनिया लेवल्स चेक करते थे और उस अमोनिया के एलिवेटेड लेवल से हम बताते थे कि भाई ये पेशेंट जो है वो हेपाटिक इंसेफेलोपैथी में गया हुआ है। लेकिन अब ये अमोनिया लेवल की जो टेस्टिंग है ये भी इतनी जो है वो रिलायबल नहीं है। क्यों रिलायबल नहीं है, रिलायबल इसलिए नहीं है क्योंकि बाज औकात ऐसा भी होता है कि हेपाटिक इंसेफेलोपैथी में पेशेंट होता है लेकिन अमोनिया के लेवल्स नॉर्मल आते हैं। ठीक है, अमोनिया के लेवल्स जो है वो नॉर्मल आते हैं और पेशेंट जो है हेपाटिक इंसेफेलोपैथी में होता है। इसीलिए अमोनिया लेवल्स को चेक करना ये हमारा एक रिलायबल टेस्ट नहीं है। इसीलिए हम हेपाटिक इंसेफेलोपैथी में कोई भी सीरम ब्लड टेस्ट नहीं करते। हम सिंपल जो है वो हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन तो हमें नजर आ जाता है कि पेशेंट जो है वो कंफ्यूज है, कोई मेंटल स्टेटस चेंजेस है इसके साथ, एस्ट्रिक्सिस डेवलप किया हुआ है, मूवमेंट इसकी डिस्टर्ब है, गेट इसका डिस्टर्ब है, सीएनएस डिसफंक्शन की सारी साइंस हम नोट कर लेते हैं और इससे डायग्नोस हो जाता है कि दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हेपाटिक इंसेफेलोपैथी। ठीक है, अच्छा, अब पेशेंट जो है वो हेपाटिक इंसेफेलोपैथी में ऐसे ही चला जाता है पेशेंट, उसके लिए हमारे पास कुछ जो है वो रिस्क फैक्टर्स हैं। एक तो पेशेंट तो हमने डायरेक्ट कहा कि एसाइटिस का मतलब पेशेंट है वो सिरोसिस का पेशेंट है। ठीक है, उसकी लिवर काम नहीं कर रही, एक तो लिवर उसकी काम नहीं करी, साथ में अगर पेशेंट को कोई जीआई ब्लीड हो गया, जैसे इसोफेजल वेराइसिस की हमने बात की कि सिरोसिस के साथ डेवलप होती है इसोफेजल वेराइसिस, ब्लीडिंग होती है। इन्फेक्शन अगर उसने कोई डेवलप किया, जैसे हमने एसबीपी की बात की, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस की बात की, या फिर कोई किडनी इंजरी डेवलप कर ली जैसे हेपाटोरेनल सिंड्रोम है, अभी हम हेपाटोरेनल सिंड्रोम के आगे बढ़ेंगे। इस तरह की कोई स्ट्रेस, इस तरह का कोई स्ट्रेस बॉडी पर आया है लिवर सिरोसिस के बाद में, लिवर सिरोसिस ने कोई स्ट्रेस डेवलप किया, कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन डेवलप की जिसकी वजह से हेपाटिक इंसेफेलोपैथी पेशेंट में प्रेसिपिटेट हो जाती है। ठीक है, तो एक तो सिरोसिस होना लाजमी है इसके लिए और साथ में कोई रिस्क फैक्टर होना लाजमी, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कोई इन्फेक्शन हो, कोई ब्लीडिंग हो रही हो, कोई मेडिसिन ले ली हो, मेडिसिन अगर कोई मेडिकेशन चेंजेस भी अगर किए हैं तो लिवर सिरोसिस के अंदर अगर कोई पेशेंट है जो है वो मेडिसिन भी अगर वो ले रहा है तो लिवर तो काम नहीं कर रही और वो कोई मेडिसिन के ऊपर है, कोई ड्रग्स के ऊपर है, तो वो भी अल्टीमेटली उसका सीरम लेवल बढ़ेगा और वो जाके हेपाटिक इंसेफेलोपैथी करवाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि कोई रिस्क फैक्टर होना चाहिए साथ। ठीक है, तो पेशेंट डेवलप करता है आपके पास हेपाटिक इंसेफेलोपैथी।
अब हम इसको मैनेज कैसे करेंगे? मैं आपको शुरू से एक ही बात बता रहा हूँ कि हमें क्या क्या करना है। डायग्नोस करना आना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन हमें पता होनी चाहिए और हमें मैनेजमेंट आनी चाहिए। हेपाटिक एंसेफेलोपैथी की मैनेजमेंट के लिए हमारे पास जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है लेक्ट्युलोज। क्या नाम है उसका? ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? लेक्ट्युलोज है। एक सेकंड। लेक्ट्युलोज इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर हेपाटिक एंसेफेलोपैथी। ठीक है, अब लेक्ट्युलोज भी हम किस तरीके से देते हैं? हम इसके डोज को टाइट्रेट करते हैं, डोज को एडजस्ट करते हैं टू अचीव 3 स्टूल्स पर डे। ठीक है, हमारे पेशेंट को एक दिन में 3 स्टूल्स आए, ये हमारा मोटिव होता है। अब स्टूल्स क्यों हम जो है लेक्ट्युलोज क्यों दे रहे हैं? स्टूल्स को क्यों हम जो इसके डोज को टाइट्रेट करें स्टूल्स के हिसाब से? बिकॉज यही एक मीडियम है, स्टूल का एक मीडियम है कि जिसके थ्रू हम उसकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और वो टॉक्सिन्स जो सिरोसिस के रिजल्ट में पेशेंट ने डेवलप कर लिए हैं लीडिंग टू दी हेपाटिक एंसेफेलोपैथी, तो लेक्ट्युलोज हम देकर पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, और ये आता है आपके पास जो है वो सिर्फ डुफालेक के नाम से, इसका जो ट्रेड नेम है वो डुफालेक के नाम से जो है वो सेल किया जाता है। ठीक है, साथ में हम एंटीबायोटिक रिफैक्सिमिन जो है वो ऐड करते हैं फॉर रिकरेंट एपिसोड। अगर पेशेंट बार बार रिकरेंट जो है वो उसको हेपाटिक एंसेफेलोपैथी के एपिसोड हो रहे हैं तो फिर हम साथ में लेक्ट्युलोज के साथ ही एंटीबायोटिक ऐड कर देते हैं रिफैक्सिमिन। ठीक है, तो आपने ये क्या पढ़ा यहाँ पे? हेपाटिक एंसेफेलोपैथी से रिलेटेड की डेफिनेशन पढ़ी कि कॉग्निटिव चेंजेस हैं, वो कॉज्ड द बिल्डअप ऑफ टॉक्सिन्स दैट आर नॉर्मली क्रिएटेड बाय द लिवर। डायग्नोसिस कैसे होती है इसकी? हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम से होती है। और हम मैनेज कैसे करते हैं? पेशेंट को लेक्ट्युलोज दे दिया और रिकरेंट एपिसोड्स के लिए हमने क्या दे दिया? रिफैक्सिमिन ऐड कर दिया। ठीक है, Now come to the fourth possible complication जो कि हमारी है spontaneous bacterial peritonitis। ये मैंने आपको इसका पहले भी जिक्र किया आपसे कि SBP spontaneous bacterial peritonitis की डेफिनेशन क्या है? It is simple the infection of the ascitic fluid। ठीक है, ascitic fluid के इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं? SBP। It has high mortality risk of about 10 to 20%। इसका मोर्टेलिटी रिस्क बहुत ज्यादा है। ठीक है, पेशेंट जो है वो क्या डेवलप कर लेता है? एसबीपी अगर उसने डेवलप की है तो उसकी डेथ के चांसेस, उसकी मोर्टेलिटी के चांसेस जो है वो इसमें ज्यादा है। कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर्स के हैं एब्डोमिनल पेन, फीवर, हेपाटिक एंसेफेलोपैथी, अक्यूट किडनी इंजरी। डायग्नोसिस कैसे करते हो आप? डायग्नोसिस की करते हो आप पैरासिंथेसिस के थ्रू। कैसे डायग्नोस करते हो? पैरासिंथेसिस के थ्रू। पैरासिंथेसिस क्या होती है? इट इन्वॉल्व्स द inserting of the needle into the it involves inserting the needle into the peritoneal space and withdrawing some of the fluid that can be sent for analysis। ठीक है, हम इसमें फ्लूइड निकालते हैं, नीडल डाल के फ्लूइड हमने निकाला और फ्लूइड को जो है वो एनालिसिस के लिए भेज, फिर उस फ्लूइड को एनालाइज किया जाता है फॉर एसाइटिक फ्लूइड। ठीक है, एसाइटिक फ्लूइड को एनालाइज करते हैं। अगर उस एसाइटिक फ्लूइड के अंदर हमें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर काउंट ग्रेटर देन 250 मिल गए, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि पेशेंट को एसबीपी है। या फिर लेस देन 250 पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर काउंट हो विद अ पॉजिटिव कल्चर इन सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स। ठीक है, ये इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जो आपको याद होना चाहिए। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? कि आपने पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर काउंट जो है एसाइटिक फ्लूइड के अंदर वो आपका ग्रेटर देन 250 हो, या फिर लेस देन 250 हो, साथ में आपका पॉजिटिव कल्चर हो इन अ सिम्प्टोमेटिक पेशेंट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम आते हैं इसकी मैनेजमेंट के ऊपर। एसबीपी को मैनेज हम ऐसे करते हैं कि हम पेशेंट को 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन देते हैं। ठीक है, और साथ में आईवी एल्बुमिन देते हैं फॉर सेलेक्टेड पेशेंट्स। कुछ पेशेंट्स को जो है वो सेलेक्टेड पेशेंट्स को हम आईवी एल्बुमिन देंगे, और जो है वो जिसको मैनेज, जाहिर सी बात है इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन एंटीबायोटिक से ट्रीट करेंगे जो कि 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि इन्फेक्शन ऑफ द एसाइटिक फ्लूइड। उसके बाद आपको डायग्नोस्टिक टेक्निक पता होनी चाहिए, डायग्नोस्टिक पैरासिंथेसिस जिसमें हमने फ्लूइड निकाला और एसाइटिक फ्लूइड को एनालाइज किया। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आपको याद होना चाहिए कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? ग्रेटर देन 250 आपका पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर काउंट हो, या फिर लेस देन 250 पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर काउंट, साथ में एक पॉजिटिव कल्चर हो इन अ सिम्प्टोमेटिक पेशेंट। मैनेज कैसे करेंगे? 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन के थ्रू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको?
अब हम आते हैं एसआईटीज के ऊपर, ठीक है। एसआईटीज भी हमारी एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है लिवर सिरोसिस की। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्री फ्लूइड विद इन द पेरिटोनियम, ठीक है। पेरिटोनियम के अंदर फ्री फ्लूइड की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? एसआईटीज कहते हैं, सही है। इसके लिए हम वर्कअप क्या करेंगे? वर्कअप का मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे हम? एक तो इसमें अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, दूसरा हम इसमें डायग्नोस्टिक पैरासिंथेसिस करवा सकते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में हमें क्या पता चलेगा? अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा एसआईटीज बर्डन, कितना जो है वो एसआईटीज है, कितनी ज्यादा जो है वो अक्यूमुलेशन है फ्लूइड की, ठीक है। फ्लूइड अक्यूमुलेशन कितनी ज्यादा है ये हमें पता चलेगी अल्ट्रासाउंड के। और डायग्नोस्टिक पैरासिंथेसिस से हमें क्या पता चलेगा? डायग्नोस्टिक पैरासिंथेसिस से हमें पता चलेगा कॉज ऑफ द एसआईटीज। ये जो एसआईटीज है, ये जो फ्लूइड कलेक्ट हुआ है, इसका कॉज क्या है? इसका कॉज लिवर सिरोसिस है या कोई और अंडरलाइंग इन्फेक्शन, ठीक है। तो हमने इसमें क्या करवाया? अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक पैरासिंथेसिस करवाया। पैरासिंथेसिस के अंदर हमने एनालाइज किया एसाइटिक फ्लूइड को फॉर एल्बुमिन। हमने उसमें एल्बुमिन देखा, टोटल प्रोटीन काउंट देखा और सेल काउंट देखा, ठीक है। ये तीन चीजें हम इसमें देखेंगे। किसके अंदर देखेंगे? एसाइटिक फ्लूइड के अंदर बाय द टेक्निक डायग्नोस्टिक पैरासिंथेसिस। अब क्विक वर्ड ऑन द मैनेजमेंट ऑफ एसआईटी। अब हम इस एसआईटीज को मैनेज कैसे करें? सबसे पहले तो हम इसको जो है वो कंजर्वेटिवली मैनेज करेंगे कि हम पेशेंट से कहेंगे कि आप सोडियम को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दें इन डाइट, ठीक है। अगर आप सोडियम को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि जब सोडियम की रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो वाटर की एक्यूमुलेशन नहीं होगी बॉडी के अंदर, ठीक है, क्योंकि सोडियम जो है वाटर की रिटेंशन करता है। तो हम कोशिश करेंगे कि पेशेंट की डाइट से सोडियम की रिस्ट्रिक्शन करवा दें, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे? ऑफरिंग पेशेंट्स डायूरेटिक्स सच एज फ्यूरोसेमाइड जो कि एक लूप डायूरेटिक है, और स्पाइरोलेक्टोन जो कि क्या है? पोटेशियम स्टेरिक डायूरेटिक, ठीक है। पेशेंट्स को पेशेंट को हम डायूरेटिक्स ऑफर कर सकते हैं। डायूरेटिक्स से क्या होगा? डायूरेटिक्स से होगा कि वाटर की जो कलेक्शन हो रही है बॉडी के अंदर वो क्या हो जाएगी? यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगी, ठीक है। अब भी अगर पेशेंट की एसआईटीज ठीक नहीं हुई, पेशेंट का सिरोसिस है, पेशेंट की एसआईटीज अब भी जो है वो ठीक नहीं हुई सोडियम रिस्ट्रिक्शन और डायूरेटिक्स देने के बाद भी, तो फिर हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसका नाम है ट्रांसजुगुलर इंट्राहिपाटिक फोटोसिस्टेमिक शंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं टिप्स, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? टिप्स करेंगे। इस प्रोसीजर में ये होता है कि वी डाइवर्ट द ब्लड फ्लो फ्रॉम द पोर्टल वेन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। हमने देखा ना कि ये सब क्यों हो रहा है? ये सब पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, फ्लो बढ़ रहा है। तो हम पोर्टल वेन से एनास्टोमोसिस कर देंगे, ब्लड फ्लो को डाइवर्ट कर देंगे, पोर्टल वेन से कहाँ पे भेज देंगे? इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो पोर्टल वेन पर प्रेशर, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस जो है वो डेवलप नहीं होंगी। अब ये प्रोसीजर जो है ये तब किया जाता है जब आपकी ये ऊपर की जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताई सोडियम रिस्ट्रिक्शन की और डायूरेटिक्स की, ये देने के बावजूद भी अगर पेशेंट को फर्क नहीं पड़ा तब हम ये करते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं किया जाता, रिफ्रैक्टरी टू द अबव ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरा ये इस क्यों हम ऐसे ही नहीं करते? बिकॉज इस प्रोसीजर की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। चूंकि इस प्रोसीजर की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है इसलिए हम डायरेक्ट इस पर नहीं जाते, हम पहले सोडियम रिस्ट्रिक्शन, डायूरेटिक्स एंड देन फिर हम टिप्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो एसआईटीज की अगर हम थोड़ी समरी निकालें तो डेफिनेशन क्या है इसकी? फ्री फ्लूइड इन द पेरिटोनियम। आपने इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाई? इन्वेस्टिगेशंस ये करवाई कि आपने अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक पैरासिंथेसिस करवाया। मैनेजमेंट में आपने पेशेंट को जो है वो सोडियम रिस्ट्रिक्शन के बाद डायूरेटिक्स दे दी और लास्ट में फिर टिप्स प्रोसीजर कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमारी फाइनल कॉम्प्लिकेशन है, लास्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लिवर सिरोसिस, दैट इज हेपाटोरीनल सिंड्रोम, ठीक है। हिपा का मतलब है लिवर, रीनल का मतलब है किडनी, ठीक है। अब लिवर की वजह से, लिवर सिरोसिस की वजह से जो किडनी की कॉम्प्लिकेशन आ रही है, किडनी का फंक्शन डिक्लाइन हो रहा है, उसको हम कहते हैं हेपाटोरीनल सिंड्रोम। क्या कहते हैं इसको हम? हेपाटोरीनल सिंड्रोम। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अक्यूट किडनी इंजरी in patients with liver disease due to portal hypertension। कॉज क्या है इसका भी? पोर्टल हाइपरटेंशन है। जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड से बताया था कि पोर्टल हाइपरटेंशन इज द रूट कॉज ऑफ all other complications of liver cirrhosis, which then leads to a decline in renal function। इसकी वजह से क्या हो रहा है? पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से किडनी फंक्शन लॉस्ट हो रहा है, किडनी इंजरी हो रही है जिसमें किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म सही तरीके से नहीं कर पा रही। HRS यानी हेपाटोरीनल सिंड्रोम इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। ये एक कॉम्प्लिकेटेड डायग्नोसिस है। HRS इज अ कॉम्प्लिकेटेड डायग्नोसिस टू मेक एंड इज ऑलवेज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है।
डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन की क्या मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें जब भी हम इसको डायग्नोस कर रहे होते हैं तो हमें जो है वो दूसरे कॉजेस जो इस मसले के हैं, जो किडनी फंक्शन लॉस के, किडनी इंजरी के जो दूसरे कॉजेस हैं, जो कि स्टोन हो सकता है, कोई अलग से इन्फेक्शन हो सकता है, यूटीआई हो सकता है, कोई और जो मसले हैं उनको हम रूल आउट करेंगे कि भाई पेशेंट को ये तो नहीं है, इसको रूल आउट करेंगे, साइड करेंगे और फिर उसके बाद हम डायग्नोसिस देंगे कि ये पेशेंट है वो हेपाटोरेनल सिंड्रोम का। इसी तरीके से एक और भी हमारे पास मेडिसिन के अंदर एक और भी डिजीज है, वैसे तो बहुत सारी हैं, एक और भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आईबीएस की कंडीशन। आईबीएस भी क्या है? इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। हम पहले उसमें जो है वो बाकी कंडीशंस को रूल आउट करते हैं कि कहीं पेशेंट को आईबीडी तो नहीं है, कहीं पेशेंट को कोलोरेक्टल कैंसर तो नहीं है, वो सब डायग्नोसिस को रूल आउट करने के बाद हम पेशेंट को कहते हैं कि भाई आपको जो है वो आईबीएस है। इसी तरीके से हेपाटोरेनल सिंड्रोम भी डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखना हमेशा। नाउ पैथोफिजियोलॉजी क्या है हेपाटोरेनल सिंड्रोम की, ये कैसे कॉज हो रही है, कैसे लिवर से जो है वो कनेक्शन जा रहा है किडनी का, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो आप पेशेंट को मैनेज नहीं कर सकोगे। अगर आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी नहीं पता होगी तो आप इसको मैनेज नहीं कर सकते। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन से। ठीक है, पेशेंट ने पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप किया। ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन जो कि रूट कॉज है आपकी सारी लिवर कॉम्प्लिकेशन का। पोर्टल हाइपरटेंशन के बाद दिस विल लीड टू दी स्पेंचनिक वेसोडाइलेशन। आपकी जो स्पेंचनिक वेसल्स होती हैं इसकी क्या हो जाएंगी? वेसोडाइलेशन हो जाएगी। ठीक है, वेसोडाइलेशन से क्या होगा? दिस विल लीड टू दी इफेक्टिव आर्टीरियल हाइपोवॉलीमिया। ठीक है, आर्टरीज के अंदर वॉल्यूम की अमाउंट जो है वो कम हो जाएगी, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव आर्टीरियल हाइपोवॉलीमिया। इस इफेक्टिव आर्टीरियल हाइपोवॉलीमिया की वजह से किडनीज के पास जो ब्लड फ्लो होगा, जाहिर सी बात है जब ब्लड फ्लो यहाँ पे कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो किडनीज सेंस करेंगी इस डिक्रीज परफ्यूजन को, इस डिक्रीज प्रेशर को, इस डिक्रीज ब्लड फ्लो को, जिसके रिस्पॉन्स में वो एक्टिवेट करेगी एक्टिवेशन ऑफ दी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसको हम उसमें कहते हैं रास मैकेनिज्म, शॉर्ट फॉर्म में रास सिस्टम या रास मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, किडनी सेंस करती है डिक्रीज परफ्यूजन को, डिक्रीज ब्लड फ्लो को, डिक्रीज वॉल्यूम को, जिसकी वजह से उसने क्या कहा कि एक्टिवेशन हो रही है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की, जिसकी वजह से आपके पास रेनिन सिक्रीट होता है। अगर आपको इसकी पैथोलॉजी याद हो, फिजियोलॉजी याद हो कि किस तरीके से जो है वो ये होता है कि रेनिन सिक्रीट होगा। रेनिन आपकी क्या करता है? एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 1 आपके लंग्स में जाता है जहाँ पे एस एंजाइम होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि आपके एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा। फिर वो एंजियोटेंसिन 2 के पास ये एबिलिटी है कि वो डायरेक्ट रीनल वेसोकंस्ट्रिक्शन कर सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से अक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे हेपाटोरेनल सिंड्रोम, और साथ साथ वो एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करके इंक्रीज रीनल एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर कर सकता है। दिस विल लीड टू द बिल्डअप ऑफ एसाइटीज। ठीक है, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी कि किस तरीके से आपका जो लिवर फेलियर है, जो आपकी लिवर सिरोसिस है, वो लीड कर रही है टू दी हेपाटोरेनल सिंड्रोम। रास ने डायरेक्टली भी, रास का जो कंपाउंड था हमारे पास एंजियोटेंसिन 2, उसने डायरेक्ट रीनल वेसोकंस्ट्रिक्शन भी करवाई, जिसकी वजह से अक्यूट किडनी इंजरी हो गई, और साथ साथ एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करके इंक्रीज रीनल एब्जॉर्प्शन भी करवा दी सोडियम वाटर की, जिसकी वजह से बिल्डअप ऑफ लिपिड हो गया, जिसको हम क्या करें? एसाइटीज के। ठीक है, अब पैथोफिजियोलॉजी हमने पढ़ ली। अब पैथोफिजियोलॉजी अगर सही समझ ली तो आगे आपको मैनेजमेंट भी समझ आ जाएगी। ठीक है, अब मैनेजमेंट बेसिकली डिपेंड करती है उसकी पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर। हमने ये पढ़ा था कि रिकॉल अगर हम करें, रिकॉल में हम ये करते हैं कि हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास परफ्यूजन प्रेशर कम हो रहा था। ठीक है, हमारे पास क्या हो रहा था? परफ्यूजन प्रेशर कम हो रहा था। ये देखिए, परफ्यूजन प्रेशर कम हो रहा था, सही है, इफेक्टिव आर्टीरियल हाइपोवॉलीमिया की वजह से। और दूसरा हमारे पास क्या हो रहा था? ब्लड वॉल्यूम भी कम हो रहा था, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा था और परफ्यूजन प्रेशर कम हो रहा था, जिसकी वजह से किडनी सेंस करी। तो परफ्यूजन प्रेशर बढ़ाने के लिए हमने पेशेंट को क्या दिया? वेसो कंस्ट्रिक्टिंग मेडिकेशंस दी, जिसमें आ जाती है 30% मेडोडीन और नॉरएपिनेफ्रिन, अगर तो पेशेंट क्रिटिकली इल है तो। इसके थ्रू क्या होगा? ये वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट करेंगी, कंस्ट्रिक्ट करने से क्या होगा? आपके पास प्रेशर बढ़ जाएगा, जो ब्लड प्रेशर है वो आपके पास जो है वो इन द आर्टरीज वो बढ़ जाएगा, परफ्यूजन प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसके रिजल्ट में किडनीज को आपको फ्लो सही मिलेगा, तो रास एक्टिवेट ही नहीं होगा, जो कि आपके पास जो है वो एचआरएस करवा।
दूसरा, हम पेशेंट का इंट्रावेस्कुलर ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिया में जा रहा है इसलिए हमने उसका इंट्रावेस्कुलर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। कैसे इंक्रीज किया? कोलॉइड रिससिटेशन विद एल्बुमिन। ठीक है, हमने एल्बुमिन के थ्रू एल्बुमिन दिया और कोलॉइड रिससिटेशन की, जिसके थ्रू उसका ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। हमने ये दोनों चीजें करेक्ट कर दी। अब कोई चांसेस है कि पेशेंट एचआरएस के अंदर फर्दर जाए? वैसे तो चला गया, तभी हमने इसकी मैनेजमेंट किया। फर्दर जाए या क्यों किडनी इंजरी फर्दर हो, नहीं हो सकती है। ठीक है, ये हमारी थी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द लिवर सिरोसिस। मैंने कौन कौन सी आपको बताई? पोर्टल हाइपरटेंशन बताया, ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन बताई, जो कि क्या थी? इंक्रीज इन द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विद इन द पोर्टल वीनस सिस्टम। ठीक है, जिसकी वजह से वेराइसिस हुई, स्प्लीनोमेगली हुई, हमारे हेमरॉइड्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको इसोफेजियल वेराइसिस बताया, इसकी आपको डायग्नोसिस पता हो, इन्वेस्टिगेशंस पता हो और ट्रीटमेंट बताई इसकी। ठीक है, कि डायलेटेड टॉर्टस वेसल्स हैं जो कि क्या कर रही है? हेमाटीमेसिस माइनस से पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आपने इसको सपोर्टिव केयर दिया, अपर जीआई एंडोस्कोपी की, स्पेंसनिक वेसोकंस्ट्रिक्ट यानी ऑक्यूटाइड दिया और एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस की। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया हेपाटिक इंसेफेलोपैथी, जो कि कॉग्निटिव चेंजेस थे, मेंटल चेंजेस थे। ठीक है, डायग्नोसिस हमने इसकी हिस्ट्री फिजिकल एग्जाम के थ्रू की और उसको मैनेजमेंट किया। फिर स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, जो कि इन्फेक्शन था एसाइटिक फ्लूइड का, इसको डायग्नोस कैसे किया? पैरासिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, एसाइटिक फ्लूइड, अगर हमारा पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर काउंट एसाइटिक फ्लूइड के अंदर ग्रेटर देन 250 है तो ये आपके पास एसबीटी है, या फिर आपका लेस देन 250 हो, साथ में पॉजिटिव कल्चर हो इन अ सिम्टोमेटिक पेशेंट। डायग्नोस आप मैनेजमेंट कैसे करोगे? थर्ड जनरेशन स्पेरोस्पोरिन देकर और आईवी एल्बुमिन फॉर सिलेक्टेड पेशेंट। एसआईटीज क्या थी? अक्यूमुलेशन ऑफ फ्री इन द पेरिटोनियम। आपने इसका वर्कअप कैसे किया? आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, जो कि आपको बताएगा एसआईटीज का बर्डन बताएगा, और डायग्नोस्टिक पैरासिंथेसिस की, जिससे आपने एनालाइज किया एसआइटिक फ्लूइड को, और एल्बुमिन, टोटल प्रोटीन और सेल काउंट। मैनेज कैसे करेंगे? पेशेंट की सोडियम रिस्ट्रिक्शन करेंगे, ठीक है, साथ में डायूरेटिक्स देंगे, फुरसेमाइड और स्पाइरोलेक्टोन जैसे, और साथ में टिप्स प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, हेपाटोरीनल सिंड्रोम क्या है? हेपाटोरीनल सिंड्रोम हमारे पास एक्यूट किडनी इंजरी है। क्यों होती है? पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से होती है, जिसके अंदर डिक्लाइन इन रीनल फंक्शन होता है। एक और काम की वजह से क्या है? डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। उसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी कि पेशेंट जो है पोर्टल हाइपरटेंशन में जाएगा, जिसकी वजह से स्पेंसनिक वेसोडाइलेशन होगी। इसके बाद इफेक्टिव हार्ट हाइपोवोलीमिया हुई, जिसकी वजह से किडनीज ने सेंस किया लो परफ्यूजन और लो वॉल्यूम, एक्टिवेशन हुई रास मैकेनिज्म की। उसके बाद रीनल एब्जॉर्प्शन हुई, बढ़ गई, ठीक है, जिसकी वजह से एसाइटिस हुआ, और रीनल वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से हेपाटोरीनल सिंड्रोम हुआ। एचआरएस की मैनेजमेंट पढ़ी, परफ्यूजन प्रेशर को बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? वेसोकंस्ट्रिक्टिव मेडिकेशन से, ठीक है, जिसमें टर्लीप्रिसन हो गई, मिडोड्रीन हो गई, नॉरएपिनेफ्रिन हो गई। तो इंट्रावेस्कुलर ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएंगे कैसे? कोलॉइड रिससिटेशन विद एल्बुमिन। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो एक केस है, इस केस को आपको सॉल्व करवाऊंगा मैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इस केस को, अभी जितनी भी हमने कॉम्प्लिकेशंस पढ़ी हैं उसमें से ये कोई एक कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, उनमें से कोई ये एक कॉम्प्लिकेशन है, आपने इसको डायग्नोस करना है, और फिर डायग्नोस कर लोगे तो फिर आप इसको मैनेज करोगे। ठीक है, अब इसको रीड करते हैं पहले तो। अ 58-year-old man with cirrhosis from hepatitis C presents to the emergency department with new confusion for the past 3 days. He has ascites managed with diuretics and a history of esophageal varices that were ligated 1 year ago. His family notes he has been sleepy during the day and is having difficulty walking. Vitals are within normal limits. On physical exam, he has mild scleral icterus, a distended abdomen, flapping asterixis and slowed speech. What is the best next step in management? अब इसमें इसने क्या क्या बताया? इससे बताया कि 58-year-old मैन था जिसको क्या थी? सिरोसिस थी, ठीक है, जो कि किस वजह से हुई थी? हेपेटाइटिस सी की वजह से हुई थी, जो कि इन्फ्लामेटरी कॉजेस ने बता दी। प्रेजेंस टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद न्यू कंफ्यूजन, उसने डेवलप की है न्यू कंफ्यूजन पिछले 3 दिन से, फॉर पास्ट 3 days. He has ascites, उसको ascites थी बिकॉज ऑफ लिवर सिरोसिस। मैंने जिसको वो किससे मैनेज करा था? डायूरेटिक से मैनेज कर रहा था। एंड अ हिस्ट्री ऑफ इसोफेजियल वेराइसिस, उसकी हिस्ट्री किस चीज की है? इसोफेजियल वेराइसिस की हिस्ट्री भी है। That were ligated 1 year ago. His family notes that he has been sleepy during the day. इसकी फैमिली ने नोट किया कि उसको क्या थी? स्लीपी था during the day and is having difficulty walking. Sleeping during the day इसका मतलब क्या है कि there is something with CNS, some problem with CNS, ठीक है, जिसकी वजह से स्लीप वेक साइकिल भी उसकी डिस्टर्ब हो गई, ठीक है, उसकी स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो गई है, डिफिकल्टी वॉकिंग है, यानी उसको क्या है? एटेक्सिया है।
वाइटर्स उसके नॉर्मल है। फिजिकल एग्जाम जो हमने उसके किया तो उसको आपको माइल्ड स्क्लेरल एक्ट्रेस मिला, जो कि क्या है, जॉन्डिस की साइन हो गई। डिस्टेंडेड एब्डोमेन, जो कि एसाइटिस की वजह से हो रहा है, ठीक है। फ्लैपिंग एस्ट्रिक्सिस, यानी फ्लैपिंग ट्रिमर्स भी आपको मिल रहे हैं, जो कि किस चीज की साइन है, इम्पेयर्ड अटेंशन की साइन। एंड स्लोड स्पीच, ठीक है, स्पीच भी उसकी स्लो है। स्टार्ट में उसने ये भी कहा है कि पेशेंट को इसोफेजियल वेराइसिस भी हुए थे, यानी उसने आपको एक ये भी बता दिया कि एक लिवर सिरोसिस के बाद एक कॉम्प्लिकेशन भी वो डेवलप कर चुका है। अब आप इसकी क्या डायग्नोसिस निकालेंगे, क्या डायग्नोसिस होगी इसकी? इसकी डायग्नोसिस होगी हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन आपके पास आ गया, आपके पास कंफ्यूजन डेवलप हो गई, पेशेंट को डिफिकल्टी वॉकिंग है, स्लीप वेक साइकिल की डिस्टर्बेंस है, फ्लैपिंग एस्ट्रेक्सिस है, ठीक है, और एक रिस्क फैक्टर दे दिया इसोफेजियल वेराइसिस का, मतलब पेशेंट को ब्लीडिंग भी हुई थी। मैंने आपको बताया था हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी जो है वो प्रेसिपिटेट होती है ब्लीडिंग के अंदर, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है उसके अंदर, अगर कोई ड्रग लेता है पेशेंट तो उसके अंदर भी प्रेसिपिटेट होती है। व्हाट इज द बेस्ट नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट? मैनेज कैसे करोगे? मैनेजमेंट आप कैसे करोगे इसको? आप इसको मैनेज करेंगे कि आप इस सबसे पहले तो आप रूल आउट करेंगे इन्फेक्शन को, ठीक है, रूल आउट करेंगे उसके ट्रिगर को। ट्रिगर कौन सा है, ठीक है, ट्रिगर आपके पास यहाँ पे सामने है कि इसको जीआई ब्लीड का ट्रिगर था, इसोफेजियल वेराइसिस का ट्रिगर था इसको, ठीक है। और मैनेजमेंट में आप क्या देंगे इसको? लैक्टुलोज देंगे, ठीक है। लुक फॉर अंडरलाइंग ट्रिगर, रूल आउट इन्फेक्शन है, जीआई ब्लीड या मेडिकेशन चेंजेस, इसको आपने देखना है कि किस चीज ने इसको ट्रिगर किया, और साथ में आपने इसको लैक्टुलोज देंगे। अगर रिकरेंट एपिसोड्स का होता सिनेरियो के अंदर, हमारे पास रिकरेंट एपिसोड्स होते हैं कि बार बार होता है, तो फिर हम इसको साथ